उस दर्जी के परिवार में कई लोग हैं और वे सभी उसी की तरह हकलाते हैं। उसकी पत्नी भी बोलने में रुकावट का सामना करती है। वे सभी एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन सोनिया का अपना एक कोना है जिसे एक दीवार से अलग किया गया है। खैर, एक सुबह मैंने अपने फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और महामहिम इवान अफानासिएविच के पास गया। क्या आप महामहिम इवान अफानासिएविच को जानते हैं? नहीं, तो फिर आप एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर चूक गए। वह इतने भले आदमी हैं कि ईश्वर के सामने खड़े होने योग्य हैं। उन्होंने मेरी पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मर्मेलादोव, उन्होंने कहा, तुमने एक बार मुझे निराश किया था, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा और अपनी जिम्मेदारी पर नौकरी पर रखूंगा। यही उनके शब्द थे। इस चेतावनी का लाभ उठाने की कोशिश करो, अब तुम जा सकते हो। मैंने उनके पैरों की धूल को चूम लिया, मानसिक रूप से, वास्तव में नहीं, क्योंकि वह आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित हैं और इस प्रकार की श्रद्धा को स्वीकार नहीं करते। लेकिन हे भगवान, जब मैंने घर पर यह खबर सुनाई कि मुझे फिर से नौकरी मिल गई है और मुझे वेतन मिलने वाला है, तो मुझे कैसी प्रतिक्रिया मिली। यहां मर्मेलादोव भावनाओं से फिर अभिभूत हो गए। उसी समय कुछ आधे नशे में धुत लोग तहखाने में आ गए। दरवाजे पर एक हर्डी-गर्डी संगीत यंत्र की आवाज आई और एक 7 साल के बच्चे की तीखी आवाज गूंज उठी, जो दी लिटिल फार्म गा रहा था। माहौल शोर शराबे से भर गया। मालिक और उसके सहायक नए आए लोगों की ओर ध्यान देने लगे। मर्मेलादोव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कहानी जारी रखी, और जितना अधिक वह पीते गए, उतना ही अधिक बातचीत करने लगे। जब वह अपनी हाल की बहाली के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर खुशी की झलक थी। रस्कोल्निकोव ध्यान से सुन रहा था। मर्मेलादोव, ये 5 हफ्ते पहले की बात है महोदय। हाँ, और जब कैथरीन इवानोवना और सोनिचका ने यह खबर सुनी, तो मैं तो जैसे 7वें आसमान पर था। पहले तो मुझे हमेशा गालियां ही सुननी पड़ती थीं। जा और लेट जा, तू जानवर। लेकिन अब वे अपने पैर की उंगलियों पर चलते थे और बच्चों को शांत रखते थे। चुप रहो, साइमोन जाखारिज दफ्तर से थके हुए लौटे हैं, उन्हें आराम करने दो। उन्होंने मुझे घर से निकलने से पहले क्रीम वाली कॉफी का एक कप दिया। असली क्रीम, सोचिए बस। और उन्होंने 11 रूबल 50 कॉपेक कैसे इकट्ठा किए मेरी अलमारी को भरने के लिए, ये मैं नहीं समझ सकता। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक तैयार कर दिया। जूते, एक वर्दी और अच्छे कपास के बने शर्ट फ्रंट्स सब दिए। सब कुछ शानदार स्थिति में था और इस पर 11 रूबल 50 कोपेक खर्च हुए। 6 दिन पहले मैंने अपनी पहली कमाई 23 रूबल 40 कोपेक अपनी पत्नी को दी, और मेरी पत्नी ने मेरे गाल को थपथपाया और मुझे डियर कहा। तुम कितने प्यारे हो, उन्होंने कहा। जब हम अकेले थे, आप समझ सकते हैं। क्या यह प्यारा नहीं था? मर्मेलादोव रुक गया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी ठुड्डी कांप रही थी। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को दबाने में सफलता पाई। रस्कोल्निकोव समझ नहीं पा रहा था कि इस शराबी का क्या करें, जो 5 दिनों तक घर से दूर रहकर घास के बार्ज में सोता रहा, लेकिन फिर भी अपने परिवार के प्रति एक अजीब सा लगाव रखता था। युवक पूरी तरह से उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन यह सब सुनकर वह असहज महसूस कर रहा था और खुद पर गुस्सा कर रहा था कि आखिर वह इस जगह पर आया ही क्यों। मर्मेलादोव, ओ महोदय महोदय, शायद आप भी बाकी लोगों की तरह सोचते हैं कि यह सब हास्यास्पद है। शायद मैं आपको अपनी घरेलू जिंदगी की इन बेवकूफियों और दुख भरी कहानियों से बोर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए यह सब मजाकिया नहीं है। ये मुझे दिल की गहराइयों तक चोट पहुंचाता है। उस खुशी भरे दिन के दौरान मैं हवा में महल बना रहा था। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं हमारी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित कर सकता हूँ, बच्चों के लिए कपड़े जुटा सकता हूँ, अपनी पत्नी को थोड़ा आराम दे सकता हूँ और अपनी इकलौती बेटी को उस गंदगी से निकाल सकता हूँ। मैंने कितनी योजनाएं बनाई थीं। खैर महोदय, यहाँ मर्मेलादोव कांपते हुए रुक गया, अपना सिर उठाया और अपने श्रोताओं की ओर देखा। अगले ही दिन, सिर्फ 5 दिन पहले, इन सभी सपनों को संजोने के बाद मैंने चोरी की। वास्तव में कैथरीन इवानोवना की चाबियां चुरा लीं और उसके डिब्बे से सारा पैसा निकाल लिया जो मैंने उसे दिया था। कितना बचा था मुझे याद नहीं। मैं 5 दिन पहले घर छोड़कर चला गया और उन्हें यह नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी नौकरी खो दी है। मैंने अपनी वर्दी इजिपेट्स की पुल के पास एक शराब खाने में छोड़ दी और बदले में यह पुराने कपड़े ले लिए। अब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। यह कहकर मर्मेलादोव ने अपना माथा पकड़ा, अपने दांत भींचे और अपनी आंखें बंद करके मेज पर झुक गया। लेकिन 1 मिनट बाद अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने रस्कोल्निकोव की ओर देखा और बनावटी व्यंग्य के साथ हंसते हुए कहा, मर्मेलादोव,
मैं आज सोनिया के पास गया और उससे कुछ पीने के लिए पैसे मांगे। हाँ हाँ हाँ, रिसेंटली अराइव्ड मैन। और क्या उसने तुम्हें पैसे दिए? मार्मेलादोव, इस आधी बोतल का भुगतान उसी के पैसे से हुआ है। उसने खुद 30 कोपेक निकाले और मुझे अपने हाथों से दिए। ये उसके पास बचे हुए सारे पैसे थे। मैंने देखा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एक नजर से देखा, स्वर्गीय नजर, वैसी जैसी स्वर्गदूत हमें मनुष्यों की गलतियों पर रोते हुए देखते हैं, लेकिन हमें दोष नहीं देते। यह डांट खाने से भी बुरा है। 30 कोपेक, और उसने रिसेंटली अराइव्ड मैन। वह खुद उन पैसों की जरूरत महसूस कर रही होगी। क्या कहते हैं महोदय? उसे अपनी उपस्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी पेशेवर जरूरतों के लिए जो साफ सुथरापन जरूरी है, वह बिना खर्च किए संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? उसे पामेड, कड़क स्टार्च वाले पेटीकोट और सुंदर छोटे जूते खरीदने पड़ते हैं, ताकि जब उसे किसी कीचड़ से पार करना हो तो उसके कदम आकर्षक लगे। क्या आप इस स्वच्छता के महत्व को समझते हैं महोदय? और फिर यहाँ मैं, उसका जन्म सिद्ध अधिकार रखने वाला पिता, उसके इन 30 कोपेक को शराब में खर्च करने के लिए उससे छीन लेता हूँ। मैं इन्हीं पैसों को अभी पी रहा हूँ। ये सब खत्म हो चुके हैं। आह, ऐसा आदमी पर कौन दया करेगा? मार्मेलादोव, क्या आप अब भी मुझसे सहानुभूति रखते हैं महोदय? बताइए, क्या आपको मुझ पर दया है या नहीं? हाँ हाँ हाँ। वह अपना गिलास भरने ही वाला था, तभी उसने देखा कि उसकी आधी बोतल पहले ही खाली हो चुकी है। टैवर्न ओनर, और कोई तुम्हारे ऊपर दया क्यों करे? हंसी का एक जोरदार ठहाका गूंज उठा, जिसमें अपमान भी मिला हुआ था। जो लोग इस पूर्व अधिकारी की बात नहीं सुन रहे थे, वे भी सिर्फ उसे देखकर उस भीड़ में शामिल हो गए। मार्मेलादोव, क्यों कोई मुझ पर दया करे? क्यों? आप सही कहते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। मुझे सही सजा यह है कि मुझे सूली पर चढ़ाया जाए, कीलें ठोकी जाएं और कोई दया न दिखाई जाए। मुझे सूली पर चढ़ाओ न्यायाधीश, लेकिन करते समय मुझ पर दया करो। मैं अपनी सजा का सामना करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे सुख की नहीं, बल्कि पीड़ा और आंसुओं की प्यास है। क्या तुम सोचते हो शराब खाने वाले कि तुम्हारी आधी बोतल ने मुझे कोई खुशी दी? मैंने इसके तल में केवल दुख, दुख और आंसू खोजे। लेकिन वह जिसने सभी पर दया की है और सभी दिलों को देखता है, हम पर भी दया करेगा। केवल वही न्यायाधीश है। आखिरी दिन पर वह आएगा और पूछेगा, वह लड़की कहाँ है जिसने अपने नशेड़ी पिता पर दया की और उससे घृणा नहीं की? वह कहाँ है जिसने खुद को अपनी कठोर, बीमार, सौतेली माँ और उन बच्चों के लिए बलिदान कर दिया जो उसके अपने खून नहीं थे? और वह कहेगा, आओ, मैंने तुम्हें पहले ही एक बार माफ किया है और अब तुम्हारे सभी पाप माफ किए जाते हैं, क्योंकि तुमने बहुत प्रेम किया है। वह मेरी सोनिया को माफ करेगा, मुझे पता है। मैं अभी उससे मिला था और मुझे पूरा विश्वास हुआ कि वह माफ करेगा। हम सभी का न्याय वही करेगा और वह हमें माफ करेगा। सारी बुराई और अच्छाई, ज्ञानी और विनम्र, जब वह बाकी सबका न्याय कर चुके होंगे, तब हमारी बारी भी आएगी। वह कहेंगे, आओ पास आओ, तुम शराबी, तुम कायर, तुम पतित लोग, और हम कांपे बिना उनके पास जाएंगे। फिर वह हमसे कहेंगे, तुम शराबी हो, तुमने अपने माथे पर जानवर का निशान धारण किया है, फिर भी मेरे पास आओ। और ज्ञानी और बुद्धिमान कहेंगे, प्रभु, इन्हें क्यों स्वीकार कर रहे हो? और वह उत्तर देंगे, मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ, हे ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों, क्योंकि इनमें से किसी ने भी खुद को इस कृपा के योग्य नहीं समझा। फिर वह अपनी बाहें फैलाएंगे और हम उनके पास दौड़ जाएंगे। हम आंसुओं में फूट पड़ेंगे और तब हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। पूरी दुनिया समझ जाएगी, और कैथरीन इवानोवना भी। तेरा राज्य आए, हे प्रभु। वह किसी पर ध्यान दिए बिना, जैसे अपने आसपास की हर चीज को भूल चुके हों, बेंच पर गिर पड़े। उनकी गहरी सोच में डूबे रहने का भाव स्पष्ट था। उनके शब्दों ने एक निश्चित प्रभाव डाला था। कुछ देर के लिए शोर थम गया, लेकिन जल्द ही हंसी और व्यंग्य फिर से शुरू हो गए। क्राउड क्या जोरदार तर्क है, पुराना मूर्ख, वह अफसर, और इसी तरह की बातें सुनाई दी। मार्मेलादोव, चलिए महोदय, मुझे कोजेल के आंगन में घर ले चलो। अब समय आ गया है कि मैं कैथरीन इवानोवना के पास लौट जाऊं। युवक पहले ही वहां से निकलने का सोच रहा था और मार्मेलादोव की मदद करने की योजना बना चुका था। मार्मेलादोव के पैर उनकी आवाज से कहीं ज्यादा लड़खड़ा रहे थे और वह अपने साथी पर भारी झुक गए। उन्हें 300 या 400 कदम चलना था। जैसे जैसे वह शराबी अपने घर के करीब पहुंचता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई।